हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरित क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वेटलैंड कंजर्वेशन। वेटलैंड कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिसेंटली हमने बहुत से इनिशिएटिव्स देखे हैं, बहुत से मीटिंग्स देखे हैं जिसमें मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। तो जो वेटलैंड है, क्या इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। एक ब्रीफ ओवरव्यू और आइडिया हम देखेंगे कि वेटलैंड बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, ये किस तरीके से हमारे सराउंडिंग्स एरिया को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड एक बेसिक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि जो वेटलैंड है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हमें इनको कंजर्व करना चाहिए या हमें कंजर्व नहीं करना चाहिए। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहले वेटलैंड जो वर्ड है उसको समझते हैं। लेट अस सपोज ये एक लैंड है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया लैंड। और ये क्या है, वाटर बॉडी। ठीक है, ये क्या हो गया, वाटर बॉडी। सो अब एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये कंप्लीटली कौन सा इकोसिस्टम हो गया, लैंड इकोसिस्टम। ये कंप्लीटली कौन सा हो गया, वाटर या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पे आप क्या देख रहे हो, लैंड भी है और वाटर भी है। तो कहने का मतलब है इको जो वेटलैंड हो गया, ये कौन सा एरिया होता है। प्रिसाइजली एक वर्ड आता है इकोटोन। ठीक है, पहले हम इकोटोन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, फिर हम वेटलैंड के ऊपर आते हैं। बेसिकली होता क्या है, दो इकोसिस्टम, कितने, दो इकोसिस्टम के ट्रांजिशन जोन को हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हमारे पास दो हैं, एक है लैंड और एक है वाटर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है फिर कभी देखेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। तो जो लैंड है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल इकोसिस्टम है। जो वाटर है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल इकोसिस्टम है। लेकिन अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे, जहां पे ओशनिक पार्ट होता है, वहां पे लैंड और वाटर बॉडी दोनों का ट्रांजिशन एरिया होता है, करेक्ट। तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है इकोटोन। इकोटोन मतलब कि यहाँ पे लैंड प्लस वाटर दोनों आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे एरिया जहां पे लैंड और वाटर दोनों एक साथ मिलते हैं, उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, उसको बोलते हैं वेटलैंड। तो इन शॉर्ट हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो ट्रांजिशन जोन होता है दो इकोसिस्टम के अंदर, उसके प्लस उस ट्रांजिशन जोन में लैंड और वाटर दोनों अगर अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। अब सवाल ये आता है, वेटलैंड इंपॉर्टेंट है? यस, वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? कुछ स्पीसी जो यहाँ पे मिलती है, जो स्पीसी कहाँ पे मिलेंगी, लैंड, वो किसके लिए अडेप्टेड है, ये स्पीसी अडेप्टेड है लैंड के लिए। जो स्पीसी यहाँ पे मिलेंगी, ये किस चीज के लिए अडेप्टेड है, ये वाटर के लिए। लेकिन जो स्पीसी यहाँ पे मिलती है, ये अडेप्टेड है लैंड और वाटर दोनों जगह पे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इस तरीके की स्पीसी क्या और कहीं जगह पे मिलेगी? आंसर है नो। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगी, जहां पे ट्रांजिशन हो रहा हो। ट्रांजिशन के लिए हमने वर्ड यूज किया है इकोटोन। तो अब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ये हो गई पूरी लैंड, इसका ये एज, और ये हो गई पूरी वाटर बॉडी, इसका ये एज। तो दोनों इकोसिस्टम के एज जहां पे मिलते हैं, वहीं पे आपको ये स्पीसी मिलेंगी। तो इसलिए एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं एज स्पीसी। तो जो एज स्पीसी है, कहां पे मिलेंगे आपको, इकोटोन रीजन के अंदर। ये जो इफेक्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। क्या ये एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी हमने क्या देखा है, हमने सबसे पहले जो वर्ड है वेटलैंड, इसको समझा है। उसके साथ साथ हमने इकोटोन को समझ लिया, उसके साथ साथ हमने एज स्पीसी और एज इफेक्ट इसको समझ लिया, करेक्ट। तो अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे आज के प्रेजेंट टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है, अब एक चीज बताओ, जो स्पीसी सिर्फ यहीं पे ही मिलेगी, ठीक है, तो अब मान के चलो मैंने इस हैबिटेट को ही खत्म कर दिया, क्या ये स्पीसी सरवाइव कर पाएंगी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे? आंसर है नो। इसीलिए वेटलैंड कंजर्वेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके पास जो रहने की जो जगह है, वो सिर्फ यही है जहां पे मैंने अभी ब्लू कलर शेड किया है। अगर यही जगह इनसे छीन ली जाए या फिर खत्म हो जाए, तो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सर्वाइवल का किसी और जगह पे, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो हमारा प्रेजेंट टॉपिक है, इसका रेलेवेंस क्या है। ये हमारे, देखो, जितने भी अभी मैं टॉपिक ले रहा हूँ एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है, ताकि हमारा एक सेक्शन स्ट्रांग हो जाए। अभी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक बार कॉन्टेक्स्ट और देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, एक मैं ब्रीफ बैकग्राउंड देता हूं, अभी मैं अगले 5 मिनट में क्या डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपके पास एक आइडिया रहे। रिसेंटली हुआ क्या है कि एक पिटिशन फाइल हुई है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के एपेक्स कोर्ट के अंदर। और क्या बोला गया है कि दिल्ली के अंदर 27 वेटलैंड्स हैं, जो कि अनऑफिशियल मींस उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया या फिर उनको डेजिग्नेट नहीं किया। डेजिग्नेशन ना होने की वजह से ये जितने भी वेटलैंड एरियाज हैं, इनको किसके तौर पे यूज किया जा रहा है, डंप यार्ड। यानी कि जो भी वेस्टेज है वो यहाँ पे डंप किया जा रहा है। तो ये जो पूरा जो वेटलैंड एरिया है, जो कि क्या होना चाहिए था, कंजर्व होना चाहिए था,
उसको कंजर्व नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर वेस्ट डंप कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि यमुना के अंदर काफी ज्यादा फ्लडिंग हुई थी, करेक्ट। अब देखो, आपके पास मैं यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा हूँ, इजीली आपको समझ में आ जाएगा फ्लडिंग क्यों हुई थी। ये है ए और ये है बी, ये पूरा का पूरा कंक्रीट से बना हुआ है और ये है सॉइल। तो अब एक बात बताओ, इन दोनों में से वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, ए और बी? आंसर है ए की, करेक्ट। कंक्रीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है ना। गुड, थोड़ा सा ध्यान दो लेक्चर के ऊपर, ऐसा नहीं चला के छोड़ दिए। सो जो सॉइल होती है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो अगर सॉइल के अंदर वाटर जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है तो फ्लड की जैसी सिचुएशन है या कंडीशन है वो अराइव नहीं होंगी या फिर मिनिमम होंगी। लेकिन अगर कंक्रीट है तो जो वाटर है क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो वेटलैंड क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पिटिशन के अंदर क्या बोला है, 27 जो वेटलैंड्स एरिया थे हमारे, उसको हमने क्या किया, डंप यार्ड के अंदर कन्वर्ट, और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिले, जो यमुना रिवर है वो फ्लड जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो फ्लड्स क्या बोलते हैं इसको, फ्लडेड वाटर अपने बैंक एरिया को क्रॉस करके बाहर आया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारी चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताई है न्यूज के अंदर। वेटलैंड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा भी हम स्पीड पकड़ेंगे। सो पिटिशन फाइल हुई है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद 27 अनऑफिशियली या अननोटिफाइड एरिया है जिसको हम डम्प्ड एरिया के अंदर, जिसकी वजह से हैवी फ्लडिंग हुई है। और वेटलैंड होते क्या है ये भी हमने देख लिया है, ट्रांजिशन एरिया होते हैं, इक्विटी। और ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, और इसको चाहे तो यूपीएससी यूज कर सकता है स्टेटमेंट मेकिंग में, कि इसको नेचर ऑफ किडनी और नेचर सुपरमार्केट भी बोलते हैं। नेचर सुपरमार्केट क्यों बोलते हैं, इसके अंदर वेराइटीज बहुत मिलती है। वैरायटी किस चीज की, स्पीसी की, खाने की नहीं। सो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इकोस वेटलैंड। बेसिकली दो टाइप के वेटलैंड होते हैं, एक होता है कोस्टल वेटलैंड और एक होता है मिडोज या फिर वेट मिडोज, कोस्टल एरियाज या फिर वेटलैंड्स। अब जो मैंग्रोव स्वैम्प है ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिकल एरिया। कभी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो जो मैंग्रोव है उसके ऊपर भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि मैंग्रोव बेसिकली होते क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे निमेटोपोरिक रूट हो गई, वीवी पैराटी हो गई, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है, एक मिनट, उसके बाद आता है मार्श। अब ये जो मार्शी एरिया है या जो मार्श है, ये बेसिकली कौन सा एरिया होता है, जो या तो परमानेंटली फ्लडेड एरिया है या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे जो रिवर का माउथ है या फिर लेक या उसके एडजेसेंट एरिया, ऐसे जगहों पे कौन से टाइप का वेटलैंड मिलेगा, मार्शी, जिसको हम आई थिंक दलदल भी बोलते होंगे हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक या फिर जो हमारे टाइप है वो है फर्न्स एंड सीप। अब देखो, इनको मैं ना एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि सिंगल स्नैपशॉट में सारा कवर हो जाए। अब देखो, जो फर्न्स हैं हमारे, ये किससे वाटर लेते हैं, ग्राउंड से। नेक्स्ट जो बोग है ये कहाँ से अपना वाटर लेते हैं, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन है यहाँ पे। दूसरा जो स्वैम्प है, ये पानी कहाँ से लेते हैं, जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है, ठीक है। तो तीन टाइप है हमारी, फर्न्स, बोग्स एंड स्वैम्प। पहला जो केस है इसमें पानी आ रहा है ग्राउंड से, दूसरे केस में पानी कहाँ से आ रहा है, प्रेसिपिटेशन से, और तीसरे में पानी कहाँ से आ रहा है, जो वहां पे खड़ा है, मतलब आपने कई जगह देखा होगा पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग टाइप के आपको क्या मिलते हैं, मैन वेटलैंड्स मिलते हैं। मेरे को बार बार मैनग्रोव आ रहा है याद, ठीक है। सो टाइप ऑफ वेटलैंड हो गए। नेक्स्ट आता है कि जो इकोसिस्टम है या जो वेटलैंड है हमें किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देखो, एक वर्ड होता है प्रोविजनल सर्विसिंग। प्रोविजनल सर्विसिंग का मतलब क्या होता है, नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता, कुछ ऐसी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आपको अगर आपने आसपास ट्री लगाए हुए हैं तो आपको क्लीन एयर प्रोवाइड करेंगे, करेक्ट। अगर एयर चल रही है तो विंड पॉलिनेशन में हेल्प करती है। तो ये क्या होगी, प्रोविजनल सर्विसेज, और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो ये जो प्रोविजनल सर्विसेज हैं ये वाटर रिसोर्स के ऊपर भी काम आते हैं, जैसे ये जो पानी है उसको प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं, करेक्ट। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, यहाँ का जो एरिया होता है, वेटलैंड का जो एरिया होता है काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। फर्टाइल यानी कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है यहाँ पे पॉसिबल है, करेक्ट। तो अभी जो प्रोविजनल सर्विसिंग है इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी है, जो वाटर रिसोर्स है इसको क्लीन या फिर इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। रॉ मटेरियल के फॉर्म में यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो लैंड है काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, प्लस फर्टिलिटी की वजह से इसके पर्टिकुलर जो सेगमेंट है या फिर जो वेटलैंड के नियर बाय एरियाज है वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी काफी प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है।
नेक्स्ट आता है रेगुलेटिंग सर्विसेज। बेसिकली 4 होती हैं, प्रोविजनल सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, 3 तो यहाँ पे दिख रही है, चौथी होती है कल्चरल सर्विसेज। ठीक है, सो अभी यहाँ पे कल्चरल सर्विसेज का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक मिनट मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ इसको। देखो, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आपके पास एक लैंड है कंक्रीट। ठीक है, ये एग्जांपल है, यहाँ पे हमने कंक्रीट लिया था और दूसरा पॉइंट क्या था कि सॉइल है। तो अब हमने क्या देखा है कि जो वेटलैंड है वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए जो वाटर अगर एक्सेस अमाउंट में ये स्टोर करने में हेल्प करेगा। अगर एक्सेस वाटर स्टोर हो चुका है तो फ्लड नहीं आएगी, फ्लड नहीं आएगी तो इससे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है वो मिनिमम होगा। सेकंड, अगर ग्राउंड वाटर टेबल इनफ है तो ये वाटर हमें कब काम आएगा, ये काम आएगा हमारे ड्रॉट के जो ड्रॉट लाइक कंडीशंस होते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट, क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट रेगुलेशन मींस जो वेटलैंड है ये सोर्स एंड सिंक दोनों के तरीके काम करता है। सोर्स एंड सिंक का मतलब क्या है, देखो, अगर आप जो पेड़ है वो लगाते हैं तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो अगर कोई भी एरिया क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक। ठीक है, यानी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर मान के चलो रेगुलर यहाँ पे वाटर की सप्लाई नहीं होती है तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन है वो क्या होगी, खराब होना स्टार्ट होगी, यानी वहाँ पे डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होगा। इट मीन्स वहाँ पे जितना भी स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स वाई इसको हम सोर्स भी बोलते हैं और सिंक भी बोलते हैं। किस चीज का, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस बेसिकली क्या होती है, ये हो गया लेट अस सपोज एक ग्रीन हाउस गैस जो सनलाइट आ रही है उसके लिए क्या है, ये ट्रांसपेरेंट, यहाँ से ये पास हो सकती है। लेकिन ये लैंड है, लैंड से अगर कोई भी वापस जाएगी बाहर तो बाहर नहीं जा सकती है। कहने का मतलब है ग्रीन हाउस गैस ट्रांसपेरेंट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए और ओपेक है किस चीज के लिए, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो वेटलैंड है रीजनल और लोकल लेवल पे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं प्लस ये जो प्रेसिपिटेशन होता है उसके अंदर भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट, जैसे एनवायरमेंटल हैजार्ड रेगुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं। देखो, जो वेटलैंड है ये सबसे पहले किसके तरीके से एक्ट करते हैं, ये है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर मतलब जैसे ये मान के चलो हमारा कोस्टल एरिया हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैनग्रोव्स एक्सेट्रा लगे हुए हैं। अगर यहाँ से विंड आती है सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आ गए, इसके कांटेक्ट में, जिसको हम यहाँ पे लेट सपोज एम या मैनग्रोव लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या है, जो स्पीड है किसके, विंड की, वो डिक्रीज हो गई है। एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉर्म सर्ज, ये आगे कभी टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। स्टॉर्म सर्ज में होता है क्या है, एकदम से जो पानी है कोस्ट के तरफ मूव करने के कोस्ट की तरफ मूव करता है। अब ये जो आपके बैरियर्स है ये क्या करेंगे, जो स्टॉर्म सर्ज की वजह से लेवल इंक्रीज हुआ है या फिर स्पीड इंक्रीज हुई है उसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नियरली 25 से 70% तक रिडक्शन देखने को मिलता है और ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है इन केस जब भी स्टॉर्म या फिर फ्लड लाइक कंडीशन की हम बात करते हैं। ये साथ के साथ किसके अंदर हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिशनल साइकिल। मींस यहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं। प्लस ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, मींस जैसा पहले मेंशन किया है ये कार्बन सिंक और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का भी टास्क करते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद कुछ भी ऐसा समझाने का नहीं है, सिर्फ आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पे नियरली 2/3 जो फिश है मिलती है एंटायर ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद इसका इंटीग्रेटेड रोल है किसके अंदर, वाटर शेड मैनेजमेंट के अंदर। मींस जो फूड वेब है उसके अंदर ये बेस। अच्छा, एक बार फूड वेब और देख लेते हैं। देखो होता क्या है, मान के चलो ये ग्रास है, ग्रास के पास एनर्जी कितनी है, 100। ये हो गया क्या, डियर। अब डियर अगर इस ग्रास को खाएगा इसके पास कितनी एनर्जी आएगी, मेयरली 10%। अब इस डियर को कौन खाएगा, लेट सपोज ये हो गया लॉइन। तो अब लॉइन के पास कितनी एनर्जी जाएगी, ओनली 0.1%। लेकिन लॉइन को कितनी चाहिए, 100% एनर्जी चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स देखेगा। ये बफेलो को भी खाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी ये अपने जो फूड है उसके सोर्स को क्या कर देगा, डाइवर्सिफाई। सो ग्रेजुअली क्या होगा, यहाँ पे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। सो जैसा भी आपने देखा है कि वेटलैंड एरिया के अंदर बहुत सी यूनिक स्पीसीज मिलती हैं।
यूनिक स्पीसी मतलब ये फूड वेब को डेवलप करने में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, इसलिए इसको बोला जाता है वेटलैंड फूड वेब का एक बेस है। एंड यहाँ पे बहुत सी स्पीसीज है, जैसे एम्फीबियन हो गए, सेलफिश हो गई, एंड जो इंसेक्ट्स हो गए, उनके लिए फूड अवेलेबल रहता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कार्बन को एब्जॉर्ब करना। ये बेसिकली 3 अलग-अलग साइकिल्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है। एक हो गया वाटर, सेकंड नाइट्रोजन एंड थर्ड हो गया सल्फर। यानी ये जो पूरे ग्लोबल लेवल पे साइकिल चलते हैं, इनके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस ये एक मिनट, यहाँ पे एस मिसिंग है, स्टोर आएगा यहाँ पे, ठीक है? मैं नेक्स्ट टाइम इसको अपडेट कर दूंगा। सो ये क्या करते हैं, कार्बन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाटर इस तरीके से कंसिस्टेंट फ्लो करेगा तो सबसे पहला होता है शीट इरोजन, फिर होता है रिल इरोजन, फिर होता है गली इरोजन। ये इसको रोकेगा, ठीक है? अगर सॉइल इरोजन रुक चुका है तो यहाँ पे वेजिटेशन और बेटर वे से ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट, ये है क्रिटिकल किस चीज के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। किस तरीके से ये ह्यूमन लाइफ के लिए क्रिटिकल है? एक मिनट, ये ओपन हो जाए। नियरली 1 बिलियन पॉपुलेशन, कितने, 1 बिलियन पॉपुलेशन लाई करती है किसके ऊपर, वेटलैंड या इसके एडजेसेंट एरिया पे। नॉट ओनली 1 बिलियन, 1 बिलियन से ज्यादा। एंड वर्ल्ड की 60 पर नॉट 60, वर्ल्ड की 40% स्पीसी यहाँ पे क्या करते हैं, रहती हैं और ब्रीड करते हैं। ब्रीड का मतलब जनरेशन 1 से जनरेशन 2 की तरफ ये मूव करती है, ठीक है? सो अभी हमने क्या देखा है, अभी जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं, जैसे इंपॉर्टेंस क्या क्या है वेटलैंड की, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, उसके बाद ये वाटरशेड मैनेजमेंट में हेल्प करता है, तीसरा हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, प्लस में ये क्रिटिकल है ह्यूमन लाइफ के लिए। अब क्या क्या थ्रेट फेस हो रहे हैं? जो थ्रेट है, सबसे पहला है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जैसे जैसे सिटी के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनको रहने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। पॉल्यूशन, यहाँ पे ऑल्दो हमारे जो वेटलैंड्स हैं, हैवी मेटल जैसे लेड हो गया, इनको इजिली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो मर्करी है उसको न्यूट्रलाइज ये नहीं कर सकते। दूसरा, जो अब एग्रीकल्चरल एरिया, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो एग्रीकल्चरल डिमांड को मीट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लैंड की रिक्वायरमेंट है या फिर पर्टिकुलर इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट है। जो वेटलैंड एरिया है वहां पे पानी भरा रहता है, और सेम सिचुएशन किस चीज के लिए चाहिए, राइस कल्टीवेशन, जिसको हम पैडी कल्टीवेशन भी बोलते हैं, उसके लिए भी चाहिए होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर क्या देखा गया है, जो पहले वेटलैंड थे उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, पैडी कल्टीवेटेड या पैडी कल्टीवेशन एरिया के अंदर। एंड क्या देखने को मिला है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए जितनी भी डाउनस्ट्रीम या फिर जो माउंटेनियस एरिया से रिवर आती है, वहां पे हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया, डैम कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। किस चीज के लिए, हमें इरिगेशन फैसिलिटी मिल सके, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सके, प्लस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, ठीक है? सो बहुत सी चीजों के लिए हमने यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किया है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इससे प्रॉब्लम ये आती है जो डाउनवर्ड लेवल है, यानी इस लेवल तक जितने भी सेडिमेंट पहुंचने चाहिए थे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है सेडिमेंट में होते हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं, रिवर का फ्लो मेंटेन नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई भी वेटलैंड है उसके अंदर से वाटर रिप्लेस होता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से पॉन्ड होते हैं, उसके अंदर पानी खड़ा रहता है, तो वो पानी कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और फिर उसमें से स्मेल आती है। इसको हम बोलते हैं सीओडी और बीओडी। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, वाटर धीरे धीरे पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज। ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ड्रेजिंग का मतलब है, जैसे आपने मान के चलो आपके घर के अंदर टैंक होते हैं, 2 या 3 साल तक आपने उसको साफ नहीं किया, तो नीचे क्या होता है, एक लेयर जम जाती है सेडिमेंट्स की, मिट्टी की। अगर आप उसको क्लीन करते हो, ठीक है, इसी को ही हम ड्रेजिंग बोलते हैं। कहने का मतलब है सेम प्रोसेस अगर कहाँ हो रहा है, रिवर बेड में हो रहा है, पोर्ट एरिया के अंदर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेजिंग। सो इन शॉर्ट, ड्रेजिंग का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सेडिमेंट फ्रॉम द रिवर बेस और रिवर बेसिन, उसको हम बोलते हैं ड्रेजिंग। ड्रेनिंग का मतलब यही है, अगर ये वेटलैंड एरिया है, यहाँ से एक वॉल ओपन करके या इस एरिया को तोड़ के इस पानी को यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल या ड्रिंकिंग या अदर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, इसको हम बोल रहे हैं ड्रेनिंग। तो ये कुछ हमारे थ्रेट्स है जो अभी पोजेस कर रहे हैं किसके लिए, जो वेटलैंड है उसके लिए, ठीक है? सो मुझे 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट तो लगेगा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि लास्ट में हमारे पास इनफ स्पेस रहे रिवीजन के लिए, ठीक है? वेटलैंड क्या होता है, टाइप क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। देखो, पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या होता है, इसका एंड, क्योंकि एंड में हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी है। नेक्स्ट आता है वेटलैंड इंटरनेशनल एस्टिमेट,
अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया है कि जो वेटलैंड है वो डिग्रेड हो रहे हैं। जैसे इंडिया के अगर हम बात करें, इंडिया में 5 में से 2 वेटलैंड डिग्रेड हो चुके हैं लास्ट 30 ईयर के अंदर। एंड इसमें से जो 40% है वो सपोर्ट नहीं कर रहे किस चीज को, एक्वेटिक लाइफ को। ठीक है, और ये काफी बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट, जो मेजर कॉज है डिग्रेडेशन का, सेम अभी जो हमने देखा है, अर्बनाइजेशन हो गया या फिर इरोजनल एक्टिविटी हो गई, वेस्ट डिस्पोजेबल एंड जो रिक्लेमेशन एक्टिविटीज है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अनप्लैंड अर्बनाइजेशन की, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन के अंदर 2 लोकेशन सबसे टॉप पे आती है, एक है वडोदरा एंड दूसरी है हैदराबाद। वडोदरा के अंदर नियरली 30% जो वेटलैंड है वो डिग्रेड हुआ है 2005 से 2010 के 2005 से 2018। हैदराबाद ने लॉस किया है 55%। एंड जो इरोजनल एक्टिविटी है, इरोजनल एक्टिविटी की वजह से सुंदरबन का 25% एरिया डिग्रेड हुआ है। और इसमें मेन कल्प्रिट कौन है, अपस्ट्रीम डैम्स। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो डैम बन गए हैं कभी, जो मान अपर स्ट्रीम के अंदर बारिश ज्यादा होती है तो अचानक से फ्लड गेट ओपन हो जाते हैं, तो स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है तो इन शॉर्ट क्या होगा, इरोजनल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मेजर कॉज देख लिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, फ्लड वल्नरेबिलिटी। फ्लड वल्नरेबिलिटी का मतलब पहले जो लैंड एब्जॉर्ब कर लेती थी एक्स्ट्रा वाटर वो हो नहीं रहे। एग्जांपल 2015 चेन्नई फ्लड, केरला के अंदर भी रेगुलर 3 साल तक फ्लड आए हैं। एक मिनट मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हमारे पास अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, हमारे पास कितने चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी हमारे पास कितना एरिया वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर आता है। सो एट प्रेजेंट जो बड़े वेटलैंड है उसके अंदर 2.2 हेक्टेयर, 2.2 हेक्टेयर नहीं, ये लैख आएगा। ठीक है, 2.2 लाख हेक्टेयर। एंड जो स्मॉल है उसके अंदर 5.5 लाख हेक्टेयर्स की जो अप्रोक्सीमेट लैंड है वो आती है। ठीक है, सो लास्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इनिशिएटिव्स। क्योंकि देखो हमें प्रॉब्लम पता चल चुकी है, अभी तक हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसको ओवरकम करने के लिए। अब ये इनिशिएटिव 2 आते हैं, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। नेशनल लेवल पे जो है हमारे इनिशिएटिव पॉलिसीज बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दो, मैं इसको एक बार ना इरेज कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से पूरा। रामसर कन्वेंशन बेसिकली 1971 के अंदर लॉन्च हुआ है। ठीक है, और ये जो रामसर कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसका मेन टास्क क्या है, जितने भी वेटलैंड है उसको प्रोटेक्ट करना। ये फोर्स में कब आया, 1975 के अंदर ये एक्शन में है। इसका मेन काम क्या है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नेशनल एक्शन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। कितने मेंबर्स है इसके अंदर, 171 मेंबर्स है। अब देखो होता क्या है, हमने कन्वेंशन बना दिया, अब कंट्रीज प्रॉपरली उसको फॉलो कर रही हैं नहीं कर रही हैं, जो वेटलैंड है कितना वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमने 1971 के अंदर जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, 75 से ये इम्प्लीमेंटेबल हुआ है। 15 साल के बाद हमने एक रजिस्टर डेवलप करना स्टार्ट किया है। इस रजिस्टर का मेन काम क्या है, ये चेक करना है कि जो एक बार रामसर कन्वेंशन या फिर जो रामसर साइट डेजिग्नेट हो चुकी है, क्या उसकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है या फिर वो डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड एक रजिस्टर है जिसका काम क्या है, रामसर साइट को चेक करना। और ये इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट जितने भी साइट्स हैं उनको कंसिडर करता है। इंडिया की एट प्रेजेंट 2 हैं, एक है केला देवी नेशनल पार्क और एक है लॉकटक लेक, एक राजस्थान में और एक मणिपुर के अंदर आती है। ठीक है, वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, 2 फरवरी हर साल। एंड अभी डिक्लेयर हुआ है डिकेड ऑफ द इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये 2021 से 30 तक चलेगा। इसमें मेन एम क्या है, ग्लोबल लेवल पे जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं वेटलैंड कंजर्वेशन को फुलफिल करने के लिए उसके ऊपर फोकस करना। आईयूसीएन ने बेसिकली बहुत से लेवल पे सपोर्ट करने की कोशिश की, जैसे टेक्निकल हो गया या फिर रिसर्च हो गया या कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो गई। एंड किस तरीके से वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है ग्लोबल लेवल पे उसकी ये बात करता है। यानी हमने इन 2 पॉइंट्स के बारे में अभी डिस्कस किया है, इससे पहले हम ये सारे पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है, अब देखो ये जितने भी काम है इनको करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और उस पैसे को कौन प्रोवाइड करता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंस हो गया या फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज हो गई।
टेक्निकल एक्सपर्टीज में ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं जो लैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है, या फिर कैसे हम जो कैपेसिटी है किसी भी कंट्री की उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे हमारे क्या क्या एफर्ट है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ वगैरह बना के हम जो कर रहे हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट एक्ट 2017। नेक्स्ट जो सपोर्ट आया है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, यहाँ पे हमने 250 वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया है, उसके अंदर हम सपोर्टिव मेजर्स और उसको कैसे एनहांस इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर बात हो रही है। एंड ये जो हमने इनिशिएटिव लिए, कुछ स्कीम्स हैं जैसे ये नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, मैनग्रोव एंड कोरल रीफ। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये बेसिकली जितने भी अभी हमने स्कीम्स वगैरह की बात की, इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या रखना है, एक आइडिया रखना है, क्या इंडिया में इसके लिए कोई एफर्ट हो रहा है, आंसर है यस। क्या ग्लोबल लेवल पे इसके एफर्ट हो रहे हैं, आंसर है यस। बस अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो एक बार हम वाइंड अप कर लेते हैं, आज के पूरे लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा रेलेवेंस है इसकी एनवायरमेंट सेक्शन के अंदर, कॉन्टेक्स्ट देखा दिल्ली के अंदर किस तरीके से फ्लड आई है, फिर पिटिशन फाइल हुई है, कितने टाइप की वेटलैंड होती है, दो हमने यहाँ पे देखी हैं। और फिर उसके बाद हमने फर्न हो गया, बोग हो गया, स्वैम्प हो गया, एक को प्रेसिपिटेशन चाहिए, एक को ग्राउंड वाटर चाहिए, एक को स्टैंडिंग वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी है। और उसके बाद थ्रेड, वेटलैंड, इंटरनेशनल रिपोर्ट, ये सारा कुछ आपको आज के इस लेक्चर में हमने कवर करवाया है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, सो कीप लर्निंग। कोई भी सवाल हो आप नीचे पूछ सकते हो कमेंट के अंदर। थैंक यू।